डीएनए मित्रों, गाजा और इजराइल के बीच जंग खत्म हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन आज गाजा इजराइल को लेकर एक नई जंग भारत में शुरू हुई। यह सियासी जंग है जो देश के दो सबसे बड़े दलों के बीच छिड़ी है और इसकी शुरुआत कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक लेख से हुई। इस लेख में सोनिया गांधी की तरफ से गाजा के लिए प्यार और इजराइल के लिए नफरत भरी हुई है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया, भारत अकेला देश है जिसने गाजा पर चुप्पी साध ली और इजराइल के साथ खड़ा रहा। यह नीति नई दिल्ली पर भारी पड़ने वाली है। बीजेपी को यही बात चुभ गई। उसने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। आज आपको जानना चाहिए, गाजा और इजराइल के नाम पर कौन देश को गुमराह कर रहा है। आज आपको पता चलेगा सोनिया गांधी जो दावा कर रही हैं वो तथ्यों के आधार पर सच है या भ्रम। आज हम दो सरकारों की विदेश नीति का तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे ताकि आप समझ सकें किसकी विदेश नीति भारत के लिए ज्यादा लाभकारी साबित हुई। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि सोनिया गांधी ने अपने लेख में सरकार की नीति पर क्या लिखा है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि भारत अकेला देश है जिसने गाजा पर चुप्पी साधी है। मोदी सरकार की चुप्पी नैतिक रूप से निंदनीय और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से समझ से परे है। जिस समय दुनिया इजराइल से दूर होती जा रही है, उस समय भारत इजराइल के और करीब होता जा रहा है। हमने फिलिस्तीन, ईरान और मिडिल ईस्ट में अपने ऐतिहासिक सहयोगियों से खुद को अलग कर लिया है। पीएम के इजराइल दौरे पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा इतिहास में एक हैरान कर देने वाली रणनीतिक फैसले के तौर पर दर्ज होगा। सोनिया ने अंत में यह लिखा कि राष्ट्रीय हित का तकाजा है कि भारत गाजा में इजराइल की नरसंहार वाली कार्रवाइयों के खिलाफ बनी दुनिया की राय पर प्रतिक्रिया दे। सवाल आज से नहीं उठाए जा रहे हैं। सोनिया जी ने पहले भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए। जो इस देश की परंपरा रही है कि न्याय के लिए लड़ना, कमजोर के साथ रहना, मजलूम के साथ रहना, उसको भी आपने तिलांजलि दे दी। मित्रों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने गाजा को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने गाजा को लेकर अपना प्यार जताया। यह पहला अवसर नहीं है जब कांग्रेस ने भारत को इजराइल से दोस्ती तोड़ लेने की नसीहत दी है। कभी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची। कभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में केवल फिलिस्तीन के अधिकारों पर जोर दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के निर्दोष लोगों पर हमास ने हमला किया था। उसके बाद इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इस सब के बीच भारत के गाजा प्रेमी लोगों को लगता है कि सरकार की नीति इजराइल के पक्ष में। वो चाहते हैं कि भारत को इजराइल की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय हित में वो इजराइल से दोस्ती तोड़ने की अपील करते हैं। लेकिन आज आपको जानना चाहिए कि राष्ट्रीय हित में इजराइल से भारत की दोस्ती कितनी जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर सरकार के रुख के बारे में भी पता होना चाहिए। मित्रों, पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय से गाजा संकट चल रहा है। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया। दिसंबर 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तत्काल युद्ध विराम के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। मई 2024 में भारत ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्णकालिक सदस्यता देने का पुरजोर समर्थन किया। सितंबर 2024 में पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की और स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का समर्थन किया। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संदेश दिया। सितंबर 2025 में फिलिस्तीन के पक्ष में फ्रांस के प्रस्ताव का समर्थन किया। यहां तक कि फरवरी 2026 में भारत ने इजराइल की वेस्ट बैंक नीति की निंदा करने वाले बयान पर हस्ताक्षर भी किए। अलग अलग मंचों पर फिलिस्तीन को समर्थन देने के अलावा भारत ने उसे मानवीय मदद भी मुहैया कराई। भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच गाजा को 135 मीट्रिक टन मानवीय सहायता भेजी। साथ ही भारत ने गाजा के लिए यूएन की राहत एजेंसी को $1 करोड़ 25 लाख यानी लगभग 120 करोड़ रुपए भी भेजे हैं। सोचिए, जिस फिलिस्तीन के मुद्दे पर चुप्पी के आरोप लगाए जाते हैं उसका भारत ने यूएन में समर्थन किया। स्वतंत्र फिलिस्तीन के अपने ऐतिहासिक रुख के साथ बना रहा। फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भी भेजी। लेकिन गाजा प्रेमी इससे संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं भारत इजराइल से अपनी दोस्ती खत्म कर दे। इस्लामिक देशों की तरह भारत भी इजराइल का बॉयकॉट करे, हमास के आतंक पर आंख मूंद ले और इजराइल के पलटवार की निंदा करे। डीएनए मित्रों, भू राजनीतिक उथल पुथल के मौजूदा दौर में कुछ ही देशों की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ऐसी ही दोस्ती भारत और इजराइल की भी है। वो इजराइल जो रक्षा से लेकर तकनीकी तक के मैदान में
भारत का भरोसेमंद साथी है। वो इजराइल जो भारत से दोस्ती के मामले में अगर मगर की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि खुलकर भारत का साथ देता है। लेकिन इजराइल से भारत की दोस्ती कांग्रेस को बार बार खटकती है। मित्रों, गाजा में जो भी हो रहा है वो एक मानवीय त्रासदी है। एक भी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन इसे संकट को सिर्फ एक नजरिए से भी नहीं देखा जाना चाहिए। गाजा में बच्चों की जान लेना अपराध है, लेकिन हमास के हमले में इजरायली महिलाओं को जिस हिंसा का सामना करना पड़ा वो भी जुर्म है। भारत का स्पष्ट मानना है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद का एकमात्र स्थायी समाधान दो अलग अलग देशों का निर्माण है। इसी से वहां स्थायी शांति हो सकती है। लेकिन भारतीय राजनीति में अक्सर इजराइल को लेकर डबल स्टैंडर्ड देखा गया। हमास के हमले पर चुप्पी साध ली जाती है, जबकि इजराइल की कार्रवाई पर आक्रोश जताया जाता है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि कैसे इजराइल ने बार बार भारत का साथ दिया है। जब जब भारत पर संकट आया, इजराइल ने न केवल मदद की बल्कि बिना किसी शर्त के मदद की। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उस दौरान इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी थी, भारत से सहानुभूति जताई थी, भारतीय सेना को हथियार मुहैया कराए थे। उस समय दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं थे, फिर भी इजराइल ने भारत की मदद की। 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान भी इजराइल ने भारत को हथियारों की मदद की। हालांकि 1971 के युद्ध के दौरान इजराइल खुद हथियारों की कमी से जूझ रहा था, तब भी उसने भारत को हथियार भेजे। सोचिए, अपने लिए हथियार कम पड़ गए, फिर भी इजराइल ने भारत को हथियारों की कमी नहीं पड़ने दी। 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बना। 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या पिछले साल का ऑपरेशन सिंदूर, इजराइल ने बार बार साबित किया कि वो खुलकर भारत के साथ खड़ा है। सोचिए, जो देश हर युद्ध में भारत के साथ रहा, क्या उसके साथ संबंध खत्म कर लेने चाहिए? मित्रों, आज आपको 53 साल पुराना एक इतिहास भी जान लेना चाहिए। जो कांग्रेस गाजा युद्ध में इजराइल के खिलाफ खुलकर खड़ी है, वो 1973 के योम किप्पुर युद्ध में भी इजराइल के खिलाफ थी। उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1971 के युद्ध में इजराइल से मदद लेने के बावजूद 2 साल बाद भारत ने इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध में खुलकर एक तरफा नीति अपनाई। उन्होंने अरब देशों का साथ दिया, जबकि इजराइल की आलोचना की। युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और अरब देशों से हमदर्दी जताई। लेकिन भारत के इस एक तरफा रुख के बावजूद मुश्किल समय में उसे अरब देशों का साथ नहीं मिला। 1973 के युद्ध के बाद तेल के दाम में लगभग 300% की बढ़ोतरी हुई। इस वजह से भारत अभूतपूर्व आर्थिक संकट में फंस गया। लेकिन अरब देशों ने भारत को तेल के संकट से बचाने के लिए कोई मदद नहीं की। भारत जैसे मित्र देश के लिए कोई अलग या रियायती सिस्टम नहीं बनाया गया। यह भारत के लिए एक बड़ा सबक था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस चाहती है कि भारत गाजा और मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान भी इजराइल की निंदा करे। जिस फिलिस्तीन का खुलकर साथ देने की वकालत की जा रही है, आज उसका इतिहास भी आपको जानना चाहिए। भारत ने 1974 में यूएन में ऑब्जर्वर का दर्जा पाने की फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ की कोशिश का समर्थन किया। 1975 में भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने पीएलओ को औपचारिक रूप से राजनीतिक मान्यता दी और दिल्ली में पीएलओ का दफ्तर खोला गया। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। लेकिन इसके बावजूद हमास भारत विरोधी रुख अख्तियार करता रहा। फरवरी 2025 में हमास के खालिद कद्दूमी ने पीओके में भारत विरोधी भाषण दिए। हमास ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से हाथ मिलाए। सोचिए, जो संगठन गाजा की लड़ाई लड़ रहा है वो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत के खिलाफ वो लश्कर और जैश की साजिशों में साथ देता है। दूसरी तरफ इजराइल हर मौके पर भारत का साथ देता है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने इजराइल का साथ देने से परहेज किया था। 1947 में भारत ने इजराइल की स्थापना के विरुद्ध यूएन में वोट दिया था। 1950 में इजराइल को मान्यता तो दी, लेकिन दूतावास खोलने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि भारत अरब देशों को नाराज नहीं करना चाहता था। दोनों देशों के बीच 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए, यानी आजादी के बाद 45 साल लग गए। लेकिन 2014 के बाद भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को अलग अलग देखना शुरू किया, यानी एक देश से संबंध में दूसरे देश को आड़े नहीं आने दिया। 2017 में पीएम मोदी ने इजराइल की यात्रा की। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया और उसके बाद ये दोस्ती लगातार आगे बढ़ती गई। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कह रही है कि भारत को इजराइल की निंदा करनी चाहिए। वास्तव में भारत की इजराइल नीति कई दशकों तक वोट बैंक की राजनीति से चलती रही है।
भारत में एक वर्ग गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे को धर्म से जोड़ता है। उनके मुताबिक इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। उनके लिए गाजा से बढ़कर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। देश की कुछ पार्टियों की राजनीति भी इसी नैरेटिव पर आधारित है। गाजा और राफा के मुसलमानों के लिए आंसू टपकाने वाले, क्या हिंदू जब ढाका में मारा जाता है उसके लिए एक शब्द बोल पाते हैं? हमास के लिए आर्टिकल लिखा जाता है, रेजोल्यूशन पारित होता है, और जो बेचारे हिंदू मारे जाते हैं बांग्लादेश में, उसके विषय पर क्योंकि वोट बैंक के तराजू पे विदेश नीति को तोलते हैं तो बोलते नहीं हैं। मित्रों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन ने कहा था, हमारा कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं है, केवल हमारे हित ही स्थायी हैं और इन हितों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। इसका यह मतलब है कि विदेश नीति का मकसद राष्ट्रीय हित सबसे पहले होना चाहिए। आज भारत वही कर रहा है। ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान भी विदेश नीति को लेकर भारत पर दबाव डाला गया, लेकिन भारत ने इस दौरान सभी पक्षों से संपर्क बनाए रखा। युद्ध के दौरान भारत ने किसी एक पक्ष का साथ देने के बदले शांति और स्थिरता का माहौल बनाने की अपील की। यही वजह है इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध बने हुए हैं, और ऐसा भी नहीं कि ईरान हमारा दुश्मन बन गया। ईरान भी भारत का अच्छा दोस्त बना हुआ है। युद्ध के दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया। वहीं युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पेट्रोलियम मंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने सर्वोच्च नेता खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा है। दूसरी तरफ यूएई और ओमान जैसे अरब देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। यानी एक तरफ भारत की दोस्ती ईरान से बनी हुई है, तो दूसरी तरफ ईरान के दुश्मन इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं। रूस और यूक्रेन के मामले में भी भारत की यही स्थिति रही है। भारत की विदेश नीति इस समय मल्टी अलाइनमेंट यानी सभी के साथ जुड़ने की है, किसी एक का पक्ष लेने की नहीं है। वैसे भी हमारी विदेश नीति का मूल क्या रहा है? गुट निरपेक्ष, यानी किसी के साथ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। और आज यही दिखाई दे रहा है, भारत का राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस सच को समझ चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। इसी महीने जब फ्रांस में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को टफ नेगोशिएटर कहा। यानी जब देश हित की बात आती है तो वो बेहद सख्त हो जाते हैं। अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इसी तरीके की बात दोहराई है। उन्होंने महाशक्ति के रूप में भारत के उदय की तारीफ की, साथ ही अगले साल राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे की उम्मीद भी जताई। हम प्रधानमंत्री मोदी और उनके किए गए कामों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक ग्लोबल पावर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। अब ग्लोबल स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों में भी भारत को अहमियत दी जा रही है। मित्रों, भारत की विदेश नीति सबके साथ जुड़ने की है। इसमें अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी हैं और 1 लाख की आबादी वाले सेशल्स जैसे छोटे देश भी हैं। दोनों ही उतने महत्वपूर्ण हैं। इसी नियत और नीति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिनों के दौरे पर अफ्रीकी देश सेशल्स पहुंचे। सेशल्स अफ्रीका का सबसे कम आबादी वाला देश है। यहां की आबादी केवल 1,20,000 के करीब है। सोचिए, भारत में इतनी आबादी वाले तो सैकड़ों शहर होंगे। दिल्ली और मुंबई में कई ऐसे इलाके होंगे, लेकिन इसके बावजूद भारत की विदेश नीति में सेशल्स भी अहम जगह है। 2015 के बाद यह दूसरा मौका है जब पीएम मोदी सेशल्स की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर पहुंचे। वो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। इस दौरे में पीएम मोदी सेशल्स की संसद को भी संबोधित करेंगे। साथ ही वो वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। सेशल्स से भारत के सदियों पुराने संबंध का जिक्र करने से पहले आपको वहां की एक दिलचस्प तस्वीर देखनी चाहिए। यहाँ के नेशनल बोटैनिकल गार्डन में पीएम मोदी कछुओं को खिलाते दिखाई दिए। इन कछुओं में सबसे उम्रदराज कछुआ जोनाथन भी मौजूद था। उसकी उम्र 194 साल बताई जाती है। माना जाता है कि उसका जन्म 1832 के आसपास हुआ था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार जोनाथन दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित जमीनी जीव है। मित्रों, यहां आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सेशल्स में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। हिंद महासागर में बसे इस छोटे से देश से भारत का संबंध लगभग 250 साल पुराना है। साल 1770 में जब यहां पहला स्थायी बस्ती बसाई गई, तब वहां पहुंचने वाले 27 लोगों में 5 भारतीय शामिल थे। वो यहां प्लांटेशन वर्कर के तौर पर पहुंचे थे। इसके बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के भोजपुरी भाषी इलाकों से भी लोग यहां आकर बसने लगे। 20वीं सदी से तमिलनाडु और गुजरात से भी बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और मजदूर सेशल्स पहुंचे। 5 लोगों से शुरू हुआ यह सफर आज एक लंबी दूरी तय कर चुका है।
इस समय सेशल्स की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 5% से ज्यादा है। पिछले साल तक सेशल्स के राष्ट्रपति रहे बेवेल रामकलावन भी भारतीय मूल के ही हैं। 50 साल पहले यानी 1976 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। मित्रों, सेशल्स छोटा देश भले ही हो, लेकिन भारत के महासागर दृष्टिकोण में वो एक अहम साझेदार है। वो हिंद महासागर में भारत का अहम सहयोगी है। समुद्री आतंक और पायरेसी से निपटने में सेशल्स की अहम भूमिका है। साथ ही हिंद महासागर में चीन के बढ़ते असर का मुकाबला करने में भी वो अहम मददगार है। यही वजह है कि छोटा देश होने के बावजूद सेशल्स भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, अब हम संयुक्त राष्ट्र की रिश्वतखोरी का डीएनए टेस्ट करेंगे। जिस संस्था को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कहा जाता है, जिस संस्था पर दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने और झगड़ों को खत्म करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उस संस्था के अधिकारी पैसे लेकर एजेंडा चलाते हैं। जिन अधिकारियों पर संयुक्त राष्ट्र की नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी है, वो रिश्वत लेकर प्रोपोगेंडा करते हैं। इनमें से ऐसे अधिकारी भी हैं जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए कुख्यात हैं। यूएन वॉच नाम की संस्था ने 104 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 59 विशेष प्रतिनिधियों के कामकाज का आकलन करती है। मित्रों, इन्हीं विशेष प्रतिनिधियों में से एक हैं प्रोफेसर बेन सॉल। सबसे पहले आपको प्रोफेसर बेन सॉल के बारे में एक छोटी सी जानकारी हम शेयर कर देते हैं। प्रोफेसर बेन सॉल यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के चेयर ऑफ इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर हैं। 2023 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार और आतंकवाद विरोधी विशेष दूत बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि होने के नाते प्रोफेसर बेन सॉल का काम था कि आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के नाम पर होने वाली कार्रवाइयों में आम लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। लेकिन उन्होंने किया क्या? अपनी पोजीशन का फायदा उठाया और पैसे लेकर एक तरफ आतंकवाद पर चुप्पी साध गए, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया। आतंकवादियों के सबसे घृणित अपराध पहलगाम आतंकी हमले पर भी इन्होंने घुमा फिराकर आतंकवादियों का पक्ष लिया। मित्रों, अब हम जो जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूएन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर बेन सॉल ने चीन की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से $1.5 लाख लिए। समझिए, चीन ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि को क्यों खरीदा? क्योंकि विशेष दूत होने के नाते प्रोफेसर बेन सॉल का काम था उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन की नीतियों को एक्सपोज करना। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इस रिश्वतखोर अधिकारी ने $1.5 लाख लिए और चुप्पी साध ली। चीन उइगर मुसलमानों पर जुल्म करता रहा, लेकिन यूएन के विशेष दूत प्रोफेसर बेन सॉल चुप रहे। ना कोई बयान दिया, ना कोई रिपोर्ट, एकदम सन्नाटा। चीन के पैसों के दम पर बेन सॉल चुप्पी साधे रहे और उइगरों पर जुल्म होता रहा। चीन के डॉलर की चमक का असर यह हुआ कि प्रोफेसर बेन सॉल ने भारत और पश्चिमी देशों की आलोचना शुरू कर दी। उनके खिलाफ बयान भी दिए, लेकिन चीन के अत्याचार उनको दिखाई नहीं दिए क्योंकि उनकी आंखों पर डॉलर की पट्टी थी। चीन पर बहुत ही शातिराना तरीके से चुप्पी साधे रहे। संयुक्त राष्ट्र के जिस विशेष दूत पर मानवाधिकारों की रक्षा करने का दायित्व था, वो अपनी आर्थिक सुविधा के लिए भ्रष्टाचार कर रहा था। प्रोफेसर बेन सॉल ने रिश्वत लेकर सिर्फ उइगरों के खिलाफ चीन के अत्याचार की अनदेखी ही नहीं की, यूएन के रिश्वतखोर विशेष दूत ने भारत के खिलाफ भी प्रोपोगेंडा किया। अब जो जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस जानकारी से संयुक्त राष्ट्र को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की भारत विरोधी सोच आपको समझ में आ जाएगी। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जब धर्म पूछकर 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की, तब प्रोफेसर बेन सॉल ने एक बयान जारी किया। कहा, भारत को शांति बरतनी चाहिए, भारत को इंटरनेशनल कानून का पालन करना चाहिए। सोचिए, जिस आदमी का काम आतंकवाद के खिलाफ मानवाधिकार की रक्षा करना था, वो कह रहा था शांत रहिए और इंटरनेशनल कानून का पालन कीजिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका कहना था कि आतंक का विरोध मत कीजिए। नवंबर 2025 में प्रोफेसर बेन सॉल ने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर एक बयान जारी किया। उसमें कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाया जा रहा अभियान भेदभावपूर्ण है। सोचिए, जिस व्यक्ति को उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन के अत्याचार नहीं दिखे, उसे आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान में भेदभाव दिख गया। यही चीन के डॉलर की चमक का असर था। कश्मीर में आतंकवादियों के मददगारों की गिरफ्तारी को रिश्वतखोरी के मास्टर प्रोफेसर बेन सॉल ने मनमानी गिरफ्तारी कहा। आतंकवादियों को शरण देने वालों पर कार्रवाई को सामूहिक सजा कहा। चीनी डॉलर से खरीदा हुआ चश्मा पहने प्रोफेसर बेन सॉल को असम और गुजरात में अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई
पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुसलमानों को टारगेट करने वाली कार्रवाई दिखाई दी। अब सोचिए, जो संस्था दुनिया में शांति और मानवाधिकारों की चैंपियन होने का दावा करती है, उसके प्रतिनिधि कैसे हैं? ये रिश्वत लेकर चीन के अत्याचार की अनदेखी करते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में ऐसे एक नहीं 59 विशेष दूत हैं। ये शांति और मानवाधिकार के लिए काम करने वाले विशेष दूत नहीं है। ये रिश्वत की सुपारी लेकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वाले एजेंडाबाज हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र पर ताला लगा देना चाहिए। रिश्वतखोरी के इस खुलासे के बाद आपको समझ में आ रहा होगा क्यों संयुक्त राष्ट्र की हर दूसरी रिपोर्ट भारत विरोधी होती है, क्यों संयुक्त राष्ट्र का मंच भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वालों का अड्डा बन गया है। इन्हें बस बहाना चाहिए होता है। कभी कश्मीर, कभी सीए, कभी मणिपुर को मुद्दा बनाकर ये भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो प्रोफेसर बेन सॉल जैसे लोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन वाली रिपोर्ट जारी कर देते हैं। इस भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारी ने ही संयुक्त राष्ट्र के महत्व को खत्म किया है। इसलिए अपनी गरिमा खो चुके संयुक्त राष्ट्र पर अब ताला लगा देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता में भी है। दान के धन में हेरफेर करने वाला कभी धार्मिक नहीं हो सकता। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान की चोरी करने वाले ऐसे ही अधार्मिक हैं। इन्होंने धर्म और सेवा के आवरण में वो पाप किया है जो अक्षम्य है। इन आरोपियों पर आज क्या एक्शन हुआ, हम आपको बताएंगे। राम मंदिर की व्यवस्था में किस तरह के बड़े बदलाव की चर्चा चल रही है, ये भी आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिखित बयान की जानकारी दे देते हैं। ट्रस्ट ने आज एक लिखित बयान जारी किया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर कई चर्चाएं चल रही थी। इन सभी चर्चाओं पर ट्रस्ट ने विराम लगा दिया। अपने बयान में ट्रस्ट ने कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मिला है, अगली बैठक में इस पर विचार होगा। यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। जी न्यूज की यह खबर पूर्णतः सत्य है। अपने इसी लिखित बयान में ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि श्री राम को अर्पित की गई बहुमूल्य धातुएं और आभूषण सुरक्षित हैं। मित्रों, मैं न्यूज वॉल पर आपको दिखा देता हूं कि राम मंदिर न्यास की तरफ से ये जो बयान आया है उसमें क्या कहा गया है। न्यास लिखा है इसमें, न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिशः सौंपी। वो वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं। दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये कि हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को वैधानिक यथा योग्य कड़ा दंड मिले, इसके आग्रही रहेंगे। असामाजिक अधार्मिक स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। कृपया प्रसारित भ्रामक एवं निराधार अफवाहों से स्वयं बचें तथा अन्य लोगों को भी इसका शिकार ना होने दें। राम मंदिर न्यास की तरफ से आया यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। दान में चोरी के आरोप को आधार बनाकर यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि रामलला को अर्पित सोना, चांदी और आभूषण भी चोरी हो गए। लेकिन अब ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि प्रभु श्री राम को अर्पित भक्तों का उपहार सुरक्षित है। राम मंदिर के दैनिक प्रबंधन में शामिल गोपाल राव को मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आगे दान चोरी के केस में गोपाल राव को भी आरोपी बनाया जा सकता है। यहाँ आपके लिए गोपाल राव के बारे में भी जानना जरूरी है। उन्हें चंपत राय के बाद मंदिर प्रबंधन से जुड़ा दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था। गोपाल राव की मुख्य जिम्मेदारी राम मंदिर परिसर की व्यवस्था से जुड़ी थी। मंदिर की रोजमर्रा की व्यवस्थाएं, रखरखाव, साफ सफाई गोपाल राव की जिम्मेदारी थी। श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखना, दान में मिली राशि का प्रबंधन करना भी गोपाल राव की ही जिम्मेदारी थी। गोपाल राव 2022 में मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए अयोध्या आए थे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में सहायक प्रभारी के रूप में काम किया। उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में आमंत्रित सदस्य बनाया गया था। गोपाल राव दान चोरी केस में संदेह के दायरे में क्यों हैं, इसे भी समझ लीजिए। दान प्रबंधन की जिम्मेदारी होने के बाद भी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की नियमित जांच नहीं की। गोपाल राव ने दान गिनने वाले कर्मचारियों से कभी पूछताछ नहीं की। दान चोरी की शिकायत आने के बाद भी उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई तीव्रता से आगे बढ़ रही है। देवधन की चोरी के 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। डीएनए के शुक्रवार के संस्करण में हमने आपको बताया था कि कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। आज जी न्यूज संवाददाता प्रवेश पांडे दान चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पहुंचे। मीनापुर फगोली में घर पर लवकुश के दादा जगदम्बा प्रसाद मिश्रा मिले। जी न्यूज संवाददाता प्रवेश पांडे से कैमरे पर उन्होंने क्या कहा, जगदम्बा प्रसाद मिश्रा के हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम आता है चंपत राय का,
अनिल मिश्रा का। तो ये लोग बड़े बड़े लोग तो हैं, बहुत पहले से काम कर रहे हैं। लौकुश जो है 6-7 महीने से काम करे, 6 महीने से। और तो इस्तीफा दे, सरकार उनसे इस्तीफा ले, कमेटी उनकी इस्तीफा ले, मंजूर हो जाए इस्तीफा उनके, और ना ले तो कैसे मंजूर हो जाए भाई। जैसे दोषी हैं, जैसे इनको 8 लोगों को भी जेल भेजा गया, उनको भी सरकार भेज सकती है, कमेटी उनकी भेज सकती है। तो क्या मानते हैं कि उनको भी जेल जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, अगर ऐसा काम किया है तो जेल जाए। कौन कौन लोग हो सकते हैं? जैसे लौकुश तो एक छोटे कर्मचारी। हाँ, अब जैसे अनिल मिश्रा हैं, ये आप चंपत राय हैं, ये सब बड़े बड़े कर्मचारी हैं। अब ये सब मंदिर इनके माध्यम से चलता था, तो जिम्मेदारी इनकी बनती है कि हम किस तरीके अपने मंदिर का संचालन कराएं। अब वो हाल रखा भैया, जैसे भगवान ने जैसा किया है, हो सकती है हमारी कहीं किसी जन्म उस पूर्व जन्म की कमाई उसको हमको भोगना पड़ता हो। सोचिए, जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उनके घर का लड़का दान चोरी के पाप में आरोपी है। इसी सदमे से जगदम्बा प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू, ये दर्द हर सनातन धर्मी के दिल में है। जगदम्बा प्रसाद कह रहे हैं, आरोपी सिर्फ 8 नहीं, आरोपी कई हैं। सभी आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मित्रों, यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए थे। लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा का रिश्तेदार है। अनुकल्प को ही दान चोरी का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अनुकल्प ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुका है। अनिल मिश्रा का वो करीबी था। छापेमारी के दौरान अनुकल्प के घर से 20 लाख रुपए नकद मिले थे। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज आज अयोध्या के कौशलपुरी कॉलोनी में अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंचे। घर में अनुकल्प के परिवार के कुछ सदस्य थे। उन्होंने कैमरे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे से उन्होंने जो कहा वो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बातचीत करें, और इस समय कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा है। हम इस घर पे हैं। हालांकि बहुत सारे संगीन आरोप है, जैसे कि गीता मिश्रा ने बताया कि किसी से बातचीत नहीं होती थी। उनको बहुत दुख लगा जब इस तरह की संलिप्तता उनके पड़ोस में रहने वालों की हुई। तो हम कोशिश करेंगे दोबारा कि उनसे बातचीत हो पाए। माँ जी, बहन जी, आपसे बातचीत कर लें। तो हम बार बार लगातार खटखटा रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है, हालांकि अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आई थी, लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आए और ना ही कोई बातचीत करना चाह रहे हैं। कैमरा हटा दे रहे हैं, अभी कैमरा हटा दे रहे हैं। कैमरा हटा दीजिए भैया, बिल्कुल। हाँ हाँ, सब हट गया। आप लोग ये सब कर रहे हैं। जी, नहीं, हम आपसे कुछ नहीं, अब आपकी साइड का सच जानना चाह रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या बात करें आपसे, बताइए। आप भी तो अपनी बात रखिए ना। क्या बात रखिए? जो भी बात है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में? आप भी तो अपनी बात, आपके साइड का भी तो सच जानना चाहते हैं ना हम। आप वो नहीं, कोई बात नहीं है। नेहा जो है वो हम लोग को फंसा रही है। अनुकल्प का परिवार जिन नेहा मिश्रा पर आरोप लगा रहा है, वो अनुकल्प की सगी चाची है। उन्होंने अनुकल्प के परिवार की अकूत संपत्ति पर सवाल उठाए हैं। मित्रों, अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। एक तरफ अनुकल्प मिश्रा का घर है, दूसरी तरफ लवकुश मिश्रा का घर। दान चोरी के दोनों आरोपियों के घर देखकर उनकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। खासतौर पर अनुकल्प मिश्रा का घर यह बताता है कि उसकी आर्थिक हैसियत क्या थी। आरोपियों की बड़ी आर्थिक हैसियत राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों को पुष्ट कर रही है। रामकोष से चोरी के आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई और संदिग्ध सवालों के घेरे में आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव। रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव को राम मंदिर के वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे, उसका कंट्रोल अर्जुन देव के पास ही था। यानी दान की गिनती में हेराफेरी ना हो, उसके लिए सीसीटीवी से नजर रखना अर्जुन देव की जिम्मेदारी थी। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि अर्जुन देव अपनी जिम्मेदारियों से अधिक ट्रस्ट के कामकाज में सक्रिय था। आरएमओ अर्जुन देव का दखल वीवीआईपी दर्शन कराने से लेकर मंदिर मैनेजमेंट में रहता था। अर्जुन देव 2009 से अयोध्या में तैनात है। कई बार इसका ट्रांसफर हुआ, लेकिन हर बार उसने तबादला रद्द करवा लिया। हाल ही में अर्जुन देव का फिर तबादला हुआ था, लेकिन मंदिर पदाधिकारियों से नजदीकी के कारण उसने अपना तबादला फिर से रुकवा लिया था। अर्जुन देव भी अब जांच एजेंसियों के निशाने पर है। मित्रों, राम मंदिर में अब रामलला को अर्पित धन की चोरी नहीं हो, इसके लिए व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। हमने डीएनए में आपको बताया था, राम मंदिर की पूरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब आपको विस्तार से इसकी जानकारी भी दे देते हैं। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट भंग किया जा सकता है।
ट्रस्ट की रीस्ट्रक्चरिंग कर तिरुपति या मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरह एक ज्यादा प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जा सकता है। राम मंदिर की व्यवस्था संभालने के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति भी हो सकती है। बढ़ती उम्र की वजह से सक्रिय भूमिका निभाने में असमर्थ ट्रस्ट के सदस्यों को बदला जा सकता है। हालांकि ये बदलाव आसान नहीं होंगे। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने बनाया था, इसलिए ट्रस्ट को खत्म करना या उसकी जगह नया सिस्टम लाना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं होगा। केंद्र सरकार को पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, नया नोटिफिकेशन जारी करना होगा या दूसरे कानूनी उपाय करने होंगे। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद के एक विचार से करेंगे। उनका मानना था किसी भी पुस्तक का न्याय उसके एक पृष्ठ से नहीं बल्कि उसके समग्र अध्ययन से होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, पूर्वाग्रह से ग्रस्त कुछ लोगों ने हमेशा मनुस्मृति के केवल एक पक्ष को देखकर बौद्धिक बेईमानी की। मनुस्मृति के कुछ श्लोकों और उनके अर्थों को आधार बनाकर उसका विरोध किया गया, उसे जलाया गया और जातिगत विभेद का आधार बताया गया। लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने उसके दूसरे पक्ष को भी अपनी पुस्तकों में स्थान दिया है। पहली बार एनसीईआरटी की किताब में मनुस्मृति का उल्लेख किया जाएगा। 9वीं कक्षा के छात्र अब मनुस्मृति के सकारात्मक पक्ष के बारे में भी पढ़ेंगे। उन्हें महिलाओं के सम्मान से जुड़े मनुस्मृति के श्लोकों के माध्यम से यह समझाया जाएगा। अब सरकार के इस फैसले पर भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मित्रों, एनसीईआरटी ने अपने नए संशोधित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में मनुस्मृति को जगह दी है। इसे इतिहास के अध्याय स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई यानी 1000 ईस्वी तक राज्य और समाज से जोड़ा गया है। किताब में महिलाओं के सम्मान को दर्शाने के लिए मनुस्मृति के अध्याय 3 के 56वें श्लोक का जिक्र है, जिसमें कहा गया कि जहां महिलाओं का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। किताब में बताया गया है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च और सम्मानित थी, जहां वो पुरुषों के साथ सार्वजनिक सभाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। वो शिक्षा प्राप्त करती थी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी और कई मामलों में अपनी पसंद से जीवन साथी भी चुन सकती थी। एनसीईआरटी ने उसी किताब में आगे महिलाओं को लेकर दूसरा पक्ष भी जताया है। किताब में लिखा है कि समय और राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के साथ बाद के काल में महिलाओं की स्थिति में उतार चढ़ाव आया और गिरावट भी दर्ज की गई। इस अध्याय में केवल महिलाओं की स्थिति नहीं बल्कि वर्ण और जाति व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि शुरुआती वैदिक समाज में सामाजिक पहचान केवल जन्म से तय नहीं होती थी। एनसीईआरटी की किताब में मनुस्मृति के सिर्फ एक श्लोक का जिक्र है, वो भी जिसमें महिलाओं के सम्मान के बारे में व्याख्या की गई है। फिर भी कुछ संगठन और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मनुस्मृति दहन के ऐतिहासिक संदर्भों का जिक्र कर एनसीईआरटी की किताब में मनुस्मृति को जोड़ने पर सवाल उठा रहे हैं। मित्रों, ये सही है कि डॉक्टर आंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी, लेकिन यह भी सच है कि मनुस्मृति कोई कानून लागू करने वाली किताब भी नहीं थी। यह भी सच है कि मनुस्मृति में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो आज के हिसाब से आपत्तिजनक हैं, लेकिन यह भी सच है कि एनसीईआरटी की किताब में सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक का जिक्र है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विष में से भी अगर अमृत मिले तो उसे निकाल लेना चाहिए और गंदगी में भी अगर सोना गिरा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। यही काम एनसीईआरटी ने किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्वाग्रह से पीड़ित कुछ नकारात्मक सोच के लोग इस अमृत को सहज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं, जो वैचारिक रूप से बेईमान होते हैं, वो सिर्फ वही पक्ष देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं और दूसरों को दिखाना चाहते हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी पर एक नई फिल्म आ रही है। उस फिल्म का टीजर इसी हफ्ते रिलीज हुआ है। फिल्म अगले साल रिलीज होगी, लेकिन यह फिल्म कुंठा क्लब के सदस्यों को अभी से कील की तरह चुभने लगी है। सिर्फ 2 मिनट 24 सेकंड का टीजर है और उसे देखकर ही फिल्म का विरोध शुरू हो चुका है। विशेषकर वो लोग जिन्हें कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी आज भी स्वीकार नहीं हो पा रही, वो इस फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी ऐसी फिल्म का विरोध हो रहा हो जो किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर बनी हो, लेकिन इस बार कुंठा क्लब इस फिल्म को सांप्रदायिक घोषित करने में जुटा हुआ है। प्रोपेगेंडा बताने के लिए सोशल मीडिया पर खूब मेहनत की जा रही है। मित्रों, ये आप भी जानते हैं कश्मीर में पत्थरबाजी कितनी बड़ी समस्या थी और मैंने तो कई मौकों पर कश्मीर में रिपोर्टिंग की है, पत्थरबाजी का सामना किया है। मेरा मानना है कि कश्मीर में पत्थरबाजी सिर्फ एक समस्या नहीं थी बल्कि एक त्रासदी थी। लगभग 15 वर्षों तक घाटी इस सहा सच का सामना करती रही। पाकिस्तान की शह पर होने वाली इस पत्थरबाजी में 15,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए, कई जवान शहीद हो गए। इसी त्रासदी के इर्द गिर्द चौहान फिल्म बनी है। चौहान का टीजर रिलीज हो चुका है और इसे देखकर हमें पुराना कश्मीर याद आने लगा। वो पत्थरबाजी, वो देश विरोधी नारेबाजी और इस सब के बीच जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग, वो दौर बहुत मुश्किल था।
हालात खतरनाक थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, फिर भी कुछ लोगों की सोच बदल ही नहीं पा रही है। मित्रों, जैसे ही टीजर रिलीज हुआ वैसे ही कुंठा क्लब के सदस्यों की वैचारिक प्रतिक्रिया सामने आने लगी। बरसों से मन में भरी उनकी वैचारिक कुंठा बाहर निकलने लगी। जो लोग पत्थरबाजी का कभी मौन समर्थन करते थे, वो पत्थरबाजों को बेनकाब करने वाली फिल्म से घायल होने लगे। टीजर से स्पष्ट है, ये फिल्म कश्मीर में नागरिक अशांति और पत्थरबाजी के इर्द गिर्द बनी है, लेकिन बौद्धिक बेईमानों की टोली इस फिल्म को एक विशेष धर्म और राज्य के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बता रही है। कश्मीर में पत्थरबाजी कितनी बड़ी समस्या थी, ये सबको पता है। उससे क्या क्या नुकसान हुआ, ये भी सब जानते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे शांति आई और तरक्की ने गति पकड़ी, ये भी सबको पता है। बरसों तक कश्मीर की तरक्की में ब्रेकर बनकर खड़ी पत्थरबाजी और उसके पीछे खड़े लोगों को फिल्म के जरिए बेनकाब किया जा रहा है, तो कुछ लोगों को ये अखर रहा है। पत्थरबाजी की कहानी बताने वालों को नफरती और सांप्रदायिक बताया जा रहा है। असल में ये एक विशुद्ध पाखंड है जो फिल्म की कथा और संवाद पर आई प्रतिक्रियाओं से सामने आया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले दिनों धुरंधर फिल्म आई थी, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के बारे में दिखाया गया, तो यहाँ के कुंठितों को वो भी चुप गया। 2023 में द केरल स्टोरी फिल्म धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी, उसका भी बड़े स्तर पर विरोध हुआ। उससे पहले 2022 में द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, जिसमें कश्मीरी पंडितों के पलायन का सच दिखाया गया, उस पर भी कुंठा क्लब बेचैन हो गया। कश्मीर की पत्थरबाजी की सच्चाई को सामने लाने के दावा करने वाली चौहान का टीजर क्या आया, वैचारिक गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है। कहानी पर बहस करने के बजाय कुछ लोग पहले से ही प्रोपेगेंडा फिल्म घोषित करने में जुट गए हैं और पूरे मुद्दे को जानबूझकर हिंदू बनाम मुस्लिम के धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अरस्तु ने कहा था कि किसी विचार को समझने से पहले उसके संपूर्ण संदर्भ को देख लेना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्वाग्रह से ग्रस्त एजेंडाधारी सिर्फ एक पक्ष देखकर फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं। अजय देवगन चौहान बनकर चर्चा में है, तो सलमान खान नया घर बनाने की वजह से चर्चा में है। मित्रों, अगर कोई इंसान 50 साल से ज्यादा एक ही घर में रहे, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी यादें जुड़ी हों, और फिर अचानक वो घर छोड़ने का फैसला करे, तो वजह कितनी बड़ी होगी। अब ऐसी ही चर्चा बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान को लेकर है। खबर है कि वो जल्द अपना 50 साल से ज्यादा पुराना गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। सलमान खान का यह नया घर बांद्रा में होगा। चिंबई इलाके में समुद्र के सामने बनने वाले 6 मंजिला नए घर को मंजूरी भी मिल गई है। निर्माण पूरा होने के बाद सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ वहीं शिफ्ट हो सकते हैं। यह नया घर सलमान खान की मां सलमा खान की जमीन पर बनाया जाएगा। इस जगह पर पहले एक पुराना मकान था जिसे हटाया गया है। अब वहां ग्राउंड फ्लोर, स्टिल पार्किंग और 6 मंजिला आधुनिक इमारत बनेगी। यह सिर्फ नया घर नहीं है, बल्कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा पूरा ढांचा है। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे डिफेंस इन डेप्थ मॉडल कहते हैं, यानी बाहर मजबूत घेरा, अंदर नियंत्रित एंट्री, अलग सिक्योरिटी जोन और निजी फ्लोर। पुराने अपार्टमेंट में ऐसी व्यवस्था बनाना लगभग नामुमकिन होता है। बांद्रा के इस नए घर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान कुछ ही सालों में उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट जो घर है वो छोड़कर चिंबई परिसर जो बांद्रा में ही स्थित है वहां पर रहने के लिए आने वाले हैं। जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, जो सलमान खान का प्लॉट है चिंबई परिसर में, चिंबई इलाके में, वहाँ पर उनका एक प्लॉट है। वहाँ पर जल्द ही 6 मंजिली इमारत जो है वो बांधी जाएगी और यहाँ पर सलमान खान अपने फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पर रहने के लिए आने वाले हैं। महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 6 मंजिली इमारत बांधने के लिए यहाँ पर जो है परमिशन दे दी है और इसके बाद जो है अभी कुछ ही दिनों में इसका काम जो है वो शुरू हो जाने वाला है। लेकिन अभिनेता सलमान खान को अचानक नए घर की जरूरत क्यों पड़ी? आपको याद होगा 2024 में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी। जांच एजेंसियों ने हमलावरों का संबंध विश्नोई गैंग से जोड़ा। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा Y+ कर दी गई। जिस बालकनी से वो फैंस का अभिवादन करते थे वहां बुलेट प्रूफ ग्लास भी लगा दिया गया। सुरक्षा भी अब उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। सोचिए, जब किसी फिल्म स्टार को अपने ही घर की सुरक्षा बदलनी पड़े, बुलेट प्रूफ शीशे लगाने पड़े और फिर नया घर बनाने का फैसला करना पड़े, तो खतरे का स्तर कितना गंभीर होगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक विश्नोई गैंग सिर्फ धमकियां देने तक सीमित नहीं रहा। रेकी शूटरों का नेटवर्क और सोशल मीडिया के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना भी उसकी रणनीति का हिस्सा रहा। एनआईए की चार्जशीट में भी सलमान खान को गैंग के प्रमुख निशानों में शामिल किया गया है। ऐसे में सलमान खान की रणनीति भी बदल गई। सार्वजनिक तौर पर वो सामान्य जिंदगी और काम जारी रखे हुए हैं, लेकिन निजी स्तर पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था बदली जा रही है। Y+ सुरक्षा, बुलेट प्रूफ इंतजाम और अब एक ऐसा नया घर जहां सुरक्षा पहले से ही डिजाइन का हिस्सा होगी। यही वजह है ये सिर्फ घर बदलने की कहानी नहीं, बल्कि खतरे के हिसाब से पूरी सुरक्षा रणनीति बदलने की तैयारी भी है।
और अब हम आपको फ्लैट बायर्स यानी फ्लैट खरीदने वाले लोगों के लिए आए शुभ समाचार बताने जा रहे हैं। देश के तकरीबन हर बड़े शहर में फ्लैट खरीदने वाले लोग, बड़े तबके को एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यह दिक्कत है, बिल्डर समय से फ्लैट बनाकर नहीं देते। फ्लैट की डिलीवरी में होने वाली इसी देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम जो बात है वो की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर खरीदार को तय समय पर फ्लैट नहीं दिया जाता तो वो मुआवजे का हकदार है। इसी नाते खरीदार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद खरीदार कब्जा लेने के बाद भी देरी की वजह से हुए आर्थिक और मानसिक नुकसान पर मुआवजे की अपील कर सकता है। यह फैसला उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्हें ओसी यानी ऑक्यूपाइंग सर्टिफिकेट के बिना भी कब्जा दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने मुआवजे को लेकर कोई मानक तय नहीं किए। कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता फोरम मुआवजे की रकम का दायरा तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एनसीडीआरसी यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के पिछले आदेश को रद्द कर दिया। इस संस्था ने कहा था कि कब्जा मिलने के बाद खरीदार उपभोक्ता नहीं रह जाता, इसी वजह से उसके पास मुआवजा मांगने का अधिकार नहीं रहता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि फ्लैट की पोजीशन यानी कब्जा मिल जाने के बाद भी खरीदार एक उपभोक्ता ही माना जाता है। यानी मित्रों, अब हम उत्तर प्रदेश में चल रही इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का विश्लेषण करेंगे। आज उत्तर प्रदेश का जेवर भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति के लिए नए अध्याय से जुड़ गया। आज जेवर के यमुना सिटी में करीब 6,750 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इनमें 2 बड़े निवेश शामिल हैं। इन दोनों परियोजनाओं से करीब 3,000 लोगों का रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। यूपी आज पिछले 6 वर्ष से लगातार भारत के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में काम कर रहा है। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, कि जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए। साल 2014-15 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करीब 2 लाख करोड़ रुपए का था। आज ये बढ़कर लगभग 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी सिर्फ एक दशक में उत्पादन करीब 6 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स भी लगभग 11 गुना बढ़ चुका है। यानी भारत अब सिर्फ दुनिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल नहीं करेगा, बल्कि उन मशीनों का सबसे अहम हिस्सा भी यूपी के जेवर में ही बनेगा।